हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम ओशिन जैन है। आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम पेपर 1 कर रहे थे। पेपर 1 में हमने एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, कम्युनिकेशन। ये आप छोटी बच्ची देख रहे हैं, यही आपको बताने वाली है कि आज हम एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं, कम्युनिकेशन। ठीक है। यूनिट नंबर 4 NTUGC नेट, सेट, JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज ये चल रही है। आज हम कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे? जुलाई 2018 से जून 2012 तक के, फिर 2025 तक ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। जो हाल ही में सेट एग्जाम होने वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होने वाले हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए ये सीरीज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप स्किप बिल्कुल नहीं करना। ठीक है। आज मैं कितने क्वेश्चन लाई हूँ? 20। देखते हैं आप लोग स्कोर कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगा। ये पार्ट नंबर 1 है। ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं PDF, क्लास की नोटिफिकेशन, क्विज, डाउट डिस्कशन और NTA की ऑफिशियल नोटिफिकेशन शेयर करती हूँ। और जितने भी स्टेट्स और असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड एग्जाम जो आपको एक सफल प्रोफेसर बनाने के लिए हेल्प करेगा, तो ये सारे सोशल मीडिया ऐप में आप मुझे फॉलो ज़रूर से कर लेना। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही रेगुलर क्लासेस आपके पास आने वाली है। ठीक है। सब्सक्राइब इट नाउ। आप शेयर करना स्कोर अपनी कॉपी में 1 to 20 तक लिखना, उसमें चेक क्रॉस करके अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। इससे क्या रहेगा कि आप मेरे साथ टच में ही रहेंगे कमेंट सेक्शन के थ्रू, और मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगी। ठीक है। और जो भी डाउट रहेगा, जो भी रहेगा, वो आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। ठीक है। और हाँ, एक क्वेश्चन में अगर आप स्टिक हो जाते हैं, नहीं बनता है, तो उसी के पीछे नहीं पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर 2-3 बार आपने गूगल कर लिया, नहीं बन रहा है, तो उसको छोड़ देना, उसके पीछे मत पड़े रहना। ठीक है। तो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। रिसर्च एप्टीट्यूड के भी 3 वीडियो अपलोड हो गए हैं, और DI डेटा इंटरप्रिटेशन के 20 लेक्चर अपलोड किए हैं, जिसको आप 1 बाय 1 करके कंप्लीट कर लेना। ठीक है। ये सीरीज 2012 से 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, विद द अप्रोच, मतलब आपको कैसे अप्रोच करना, वो सारी चीज़ें आप इससे बिल्कुल अच्छे तरीके सीख जाओगे और आपकी AIR आना निश्चित होगी। ठीक है। लेकिन ये सीरीज आपको रेगुलरली बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन में ये रहा। Differentiation between acceptance and non-acceptance of certain stimuli in a classroom communication is the basis of what? ठीक है। कुछ क्लासरूम में ना, जैसे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ट्रिगर होता है, कुछ एक्सेप्टेंस, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं और किसी को रिजेक्ट करते हैं, तो वो क्या होगा? सेलेक्टिव एक्सपेक्टेशन ऑफ परफॉर्मेंस, सेलेक्टिव एफिलिएशन टू पीयर ग्रुप, सेलेक्टिव अटेंशन या सेलेक्टिव मॉरलिटी। तो ये सारे चारों टर्म आपको क्लियर होने चाहिए, जिससे कि अगली बार जो भी ऑप्शन बनेगा इन्हीं टर्म से बनेगा। तो हम ये डिटेल क्लास है, जैसा कि मैंने बताया। तो राइट आंसर क्या है? पॉज करो वीडियो और लिखो कमेंट में। तो राइट आंसर इसका बनता है ऑप्शन नंबर 3, सेलेक्टिव अटेंशन। ठीक है। सेलेक्टिव अटेंशन का मतलब क्या होता है कि जैसे टीचर बोल रहा है और बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है, तो आप किसको एक्सेप्ट करोगे? किस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे? टीचर जो बोल रहा है उस पर ध्यान दोगे, और जो वॉइस नॉइज आ रही है उसको इग्नोर करोगे। तो ये होता है कि आप सेलेक्टिवली अटेंशन दे रहे हो किसी चीज़ को। ठीक है। देखो, selective attention focusing on specific stimuli while ignoring other during communication। किसी मैंने कहा ना, फोकस किस पे करते हैं? जो सही मतलब चल रहा है उस पे फोकस करना, और इग्नोर कर देना जो गलत चल रहा है।
लिसनिंग टू द टीचर एंड इग्नोरिंग द बैकग्राउंड नॉइज। ठीक है, बाकी के ऑप्शन अपन इधर से देख लेंगे। फर्स्ट क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ परफॉर्मेंस, कि जैसे आपने एक चीज अचीव कर ली, ठीक है, जैसे एक बच्चे ने सेट क्वालिफाई कर लिया, तो अगली बार मुझे टीचर को ये एक्सपेक्ट होगा ना कि वो अब नेट भी क्वालिफाई कर ले। नेट क्वालिफाई कर लिया तो अब ये एक्सपेक्टेशन होगा ना कि वो JRF क्वालिफाई कर ले विथ रैंक, है ना। तो एक्सपेक्टिंग सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम स्टूडेंट बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस, बायस और बिलीव। तो ये क्या है, प्रिडिक्टिंग, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं आउटकम, ना कि फिल्टर हो रही है इन्फॉर्मेशन। फिर सेलेक्टिव एफिलिएशन टू पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप मतलब कि आप वो ग्रुप के साथ जोड़ोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट एरिया है और उसको रिजेक्ट कर लोगे जो आपके बाहर ही है। जैसे कि नेट JRF का मेरा टेलीग्राम ग्रुप, उसमें आप जुड़ना पसंद करोगे जो प्रोफेसर लाइन में जाना चाहते हैं। ठीक है, चूजिंग टू एसोसिएट विद सर्टेन पीयर ग्रुप बेस्ड ऑन शेयर ट्रेड्स एंड इंटरेस्ट। तो उसका क्या होगा, एफिलिएट हो आप किसी पीयर ग्रुप से, आपके मिलते जुलते ग्रुप से। तो ये सोशल ग्रुपिंग है, ना कि कम्युनिकेशन को मतलब प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ स्टिमुलाई मतलब कि ट्रिगर कर रहे हैं कुछ। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है क्या, सेलेक्टिव अटेंशन, जो कि मैंने बता दिया है, टीचर की बात को सुनना और बैकग्राउंड की नॉइज को इग्नोर करना, ये सेलेक्टिव अटेंशन है। सेलेक्टिव मॉरलिटी क्या होती है, अप्लाइंग मॉरल स्टैंडर्ड इनकंसिस्टेंटली ऑफन टू सूट ओन्स बेनिफिट, वंस ओन बेनिफिट। ठीक है, मतलब मॉरल आप सही गलत सिचुएशन बेस्ड करोगे, आपको लगेगा तो आप सही करोगे, नहीं लगेगा तो नहीं करोगे, इनकंसिस्टेंट हो आप अपने मॉरल स्टैंडर्ड के साथ। तो ये क्या होगा, सेलेक्टिव मॉरलिटी। अब ये जो सेलेक्टिव वर्ड है ना, वो बायस टाइप का, मतलब वो किसी एक चीज पे फोकस कर रहा है, दूसरे को इग्नोर कर रहा है, इसलिए ये सेलेक्टिव है। आप सेलेक्टिवली सुन रहे हो, सेलेक्टिवली कुछ कर रहे हो, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, सेलेक्टिव अटेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन में ये रहा, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द इनिशियल मैसेज टू द स्टूडेंट इन द क्लासरूम बाय अ टीचर नीड नॉट बी क्रिटिकल टू एस्टेब्लिश इंटरेक्शन लेटर। इसका मतलब क्या है कि जो इनिशियल वाले मैसेजेस हैं वो ज़रूरी नहीं होते हैं बाद के इंटरेक्शन के लिए। तो ये क्या सही बात है, बिल्कुल गलत बात है ये। क्यों गलत बात है, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको इंट्रो दिया, ठीक है, उसके बाद मैं अपना लेक्चर लूंगी, तो जो इंट्रो पार्ट है क्या वो ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर रीजन क्या दिया है, मोर कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन प्रोसेस मीन्स मोर कंट्रोल ओवर व्हाट द स्टूडेंट्स आर लर्निंग। अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस स्ट्रांग होगा तो जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो भी सही जाएगा, है ना। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनका कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छे से बैठे, इंटरेक्शन हो। तो ये क्या होता है, ट्रू। राइट आंसर क्या होगा, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि इनिशियल टीचर मैसेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्लासरूम इंटरेक्शन के लिए, तो इसलिए इसमें कहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाता है। कम्युनिकेशन कंट्रोल हेल्प शेप लर्निंग, कम्युनिकेशन से लर्निंग शेप होती है। तो क्या लिंक बैठ रहा है, जब दोनों ही फॉल्स और ट्रू है तो इसका तो मतलब ही नहीं बैठता है। ठीक है, पहले अपन असर्शन रीजन के क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती है तब हम रीज़न देखेंगे कि वो उसको जस्टिफाई कर रही है कि नहीं, रीज़न उसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, बिकॉज और इन सबको लगाकर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। असर्शन रीजन का फिर से क्वेश्चन आ गया, टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज अ नेचुरल एबिलिटी। तो ये क्या सही बात है, इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर हमें टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है तो हमें कम्युनिकेशन प्रोसेस की नॉलेज का पता होना चाहिए। एक दूसरे से अगर हम इंटरेक्शन प्रॉपरली नहीं करेंगे, उस चीज़ का हमको पता ही नहीं होगा कि क्या रहता है उसका नॉलेज, तो हम इफेक्टिवली टीचिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये तो सही बात कह रहा है, ट्रू है। फर्स्ट ए रीज़न ट्रू है कि फॉल्स है, टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम ये क्या एक नेचुरल एबिलिटी है, नहीं, सिर्फ नेचुरल एबिलिटी नहीं है, इसको हम सीख भी सकते हैं, लर्निंग एक्टिविटी भी है, स्किल्स डेवलप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग होती है ना। तो ए क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है।
और आर क्या हो जाता है, ट्रू। तो इससे ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो ये देखो फॉल्स क्यों है, गुड कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम एक लर्न स्किल है, नॉट प्योरली नेचुरल। इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो आर डज नॉट सपोर्ट ए। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन रीजन का फिर से क्वेश्चन आ गया। पहले तो ट्रू और फॉल्स देखेंगे, फिर रिलेशन देखेंगे उनमें लिंक बैठ रहा है कि नहीं। क्लासरूम कम्युनिकेशन एक ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है। ट्रांजैक्शन मतलब कि ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, ये कुछ बोल रहा है और ये उसे सुन रहा है। तो इसने कुछ बताया, इसने सुना, इसने क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट ने और टीचर ने फिर उसको एक्सप्लेन किया। तो ये क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है ना। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन एक ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है, ये हाँ जी है। अ टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द अजम्पशन दैट स्टूडेंट रिस्पॉन्स आर पर्पसिव। ये टीचर इस अज्यूम करता है कि जो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आ रहा है वो पर्पसिव नहीं है, पर्पस वाले से नहीं आ रहा है, ऐसे है वही हवा में बोल रहे हैं बच्चे लोग। तो ये क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, पर्पसिव होता है। ठीक है, नॉट वर्ड देखना है आपको, उस पर जोर देना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होता है, ए ट्रू, आर फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। देखो क्लासरूम कम्युनिकेशन 2 वे है, 2 वे है, डायनेमिक है और साथ में ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है। 2 वे तो मैंने बता दिया, टीचर और स्टूडेंट का एग्जांपल। ठीक है, टीचर डू अज्यूम स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स आर इंटेंशनल, पर्पसफुल और मीनिंगफुल। जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो क्या है, इंटेंशनल है, पर्पस है उसके बिहाइंड और मीनिंग छुपी हुई है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन लिंक है ही नहीं लिंक इनमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि ह्यूमन किसी से अगर कम्युनिकेट करेगा तो क्या क्या होना चाहिए। पहला, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडियाज। सेकेंड, कम्युनिकेशन इज अ लर्नड एबिलिटी। कम्युनिकेशन इज नॉट यूनिवर्सल पेनेसिया। कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन। मोर कम्युनिकेशन मीन्स मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। तो ये रीड करने से अच्छा वन को एक एक को पढ़ो और उसको ट्रू या राइट देखते हैं। ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडिया। अब जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसे चल रहे हो, ये जैसे हाई कर रहा है, ये हाई कर रहा है, ये बैठी हुई है। ठीक है, तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो आइडिया जनरेट करते हैं, जैसे इशारों ही इशारों में बातें हो रही है ना, तो तब भी आइडिया जनरेट हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू। कम्युनिकेशन एक लर्न एबिलिटी है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने सीखा था कि हम उसको स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, तो ये भी सही बात है। कम्युनिकेशन इज नॉट अ यूनिवर्सल पेनिसिया। क्या कम्युनिकेशन ही वन ओनली वन स्टॉप सोल्यूशन है, क्या दूसरे फैक्टर्स नहीं हैं, दूसरे फैक्टर्स भी हैं, तो इसलिए ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं हो सकता, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन, तो क्या कम्युनिकेशन को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो जैसे कि आपने फीचर्स में पढ़ा होगा, कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, तो कंप्लीटली हम उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन यहीं से आ जाता है, ए बी सी डी। और ई एफ भी देख लेते हैं, मोर कम्युनिकेशन मीन्स मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट। ज़्यादा कम्युनिकेशन करोगे तो स्टूडेंट्स की लर्निंग इफेक्टिव होगी, तो ये स्टूडेंट्स के परस्पेक्टिव से सही नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाता है। वैल्यू ऑफ व्हाट इज लर्न थ्रू क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉट एन इशू फॉर स्टूडेंट। भैया बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही इशू है, मतलब इशू नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जो भी बच्चे लोग सीख रहे हैं, है ना, तो उनको उस चीज़ की वैल्यू पता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, फॉल्स। एफ तो कैंसिल ही कर दो, सबसे पहले एफ कैंसिल करो, तो यहीं से अपना ऑप्शन बन जाएगा। समझ रहे हो, राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ये इसका एक्सप्लेनेशन चार्ट देखो यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट वाला क्या था, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टिमुलेट आइडिया, जैसे कि जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, विजुअल्स कैन ट्रिगर थॉट्स, इमोशन या रिस्पॉन्सेस, तो ये सही हो गया। कम्युनिकेशन लर्न एबिलिटी है, हाँ जी। नेचुरल टैलेंट है, वाइल सम मे हैव नेचुरल टैलेंट, मतलब ये मिक्स है, हम सबको नहीं कह सकते कि जो बच्चा शुरू ही से है उसका तो है कि
लेकिन साथ में हम इसको सीख भी सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज प्राइमरली लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और रिफ्लेक्शन। तो ये करेक्ट हो जाती है। कम्युनिकेशन इज नॉट अ यूनिवर्सल पेनिसिया। कम्युनिकेशन इज पावरफुल बट इट कैन नॉट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम। ठीक है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम, सिर्फ यूनिवर्सल पेनिसिया का मतलब क्या है कि सॉल्व कर सकते हो सारी की सारी प्रॉब्लम। तो ये तो गलत बात है। कम्युनिकेशन कैसे सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? दूसरे फैक्टर्स भी रहते हैं जैसे रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट, मोटिवेशन, ये भी मैटर करता है। कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन। तो जैसा कि बताया ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, ब्रेक डाउन का यहाँ पे क्या मतलब है कि पुअर और फेल्ड कम्युनिकेशन से, कि ना कि कम्युनिकेशन एंड हो गया है ना। किस चीज ब्रेकडाउन से मतलब है कि कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और ब्रेकडाउन का मतलब है कि फेल हो गया, कहीं कहीं पे रुक गया, ना कि पूरी तरीके से रुका है। More communication means more effective learning by student. More communication does not always means better communication. Quality, clarity, relevance are more important than quantity. Quality भी ज़्यादा ज़रूरी है. Value of what is learned through classroom communication is not an issue. Students do care. Student को परवाह है जो वो वैल्यू और चीज़ें सीख रहे हैं. They are learning. This impact motivation and engagement. ठीक है, वो परवाह कर रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं. आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड एसेंशियली बी। क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या जरूरी चीज होनी चाहिए? कॉन्ट्रीव्ड, एम्पैथेटिक, एब्स्ट्रैक्ट, नॉन डिस्क्रिप्टिव। बताइए ऑप्शन में क्या है इसका आंसर। तो राइट आंसर इसका है एम्पैथेटिक। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब कि आप पुट योर फीट इन द शू ऑफ अदर्स, मतलब आप दूसरों की भावनाओं को तक समझें। ठीक है, आप उस फेज से गुजर चुके हैं, उसको समझना, वो होती है एम्पैथी। और सिंपैथी, सिंपैथी क्या होती है? कमेंट में बताओ, दोनों का डिफरेंस कमेंट में बताओ, आप सभी को पता होगा। ठीक है जी, चलो इसका राइट आंसर क्या है? एम्पैथी, एम्पैथेटिक। ठीक है, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज एम्पैथेटिक। मीनिंग क्या है इसका? द टीचर अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव। स्टूडेंट का नजरिया जब टीचर समझे, उसको प्रॉपरली सुने, उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करे विथ केयर और सेंसिटिविटी के साथ, और ट्रस्ट भी बिल्ड करे, ओपन रहेगी, वो कभी भी आपसे कुछ भी आके बोल सकता है। तो एम्पैथी क्या करती है? एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, इंकरेज करती है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, और टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप क्या और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो, है ना। जैसे मैं हर एक स्टूडेंट को रिस्पॉन्ड करती हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जिससे कि वो वैसा मैं फील कर सकती हूँ कि क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजर चुकी हूँ। तो एम्पैथी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। बाकी के मीनिंग भी समझ लेते हैं। कंट्रीव्ड का मतलब होता है आर्टिफिशियल या फोर्स। क्लासरूम कम्युनिकेशन नेचुरल होना चाहिए, ना कि आर्टिफिशियल होना चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए। तो कंट्रीव का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब तो पता ही है कि लैकिंग क्लैरिटी और बीइंग थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल होना। तो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर एंड कंक्रीट, नॉट वैग्यू और ओवरली एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लास्ट, नॉन डिस्क्रिप्टिव, लैकिंग डिटेल्स, डिटेल्स को आप मिस कर रहे हो। टीचिंग ऑफन रिक्वायर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, इलेबोरेशन। बीइंग नॉन डिस्क्रिप्टिव वुड हिंडर लर्निंग। अब मैं ये डिस्क्रिप्टिव चार्ट ला रही हूँ जिससे आपको ना क्लियर आइडिया होगा कि क्या ऑप्शन है, किसको चूज करना है, किसको एलिमिनेट करना है, बाकी के अदर ऑप्शंस की मीनिंग क्या है, वो क्यों नहीं है। तो ये पूरा एक डिटेल एक्सप्लेनेशन, आपको इसमें लर्निंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन में ये रहा। अ गुड कम्युनिकेटर बिगिंस हिज हर प्रेजेंटेशन विथ अ। एक अच्छा कम्युनिकेटर अपनी प्रेजेंटेशन कैसे स्टार्ट करता है? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन से, नॉन सिक्यूटर से, रिपीटेटिव फ्रेज से, कि आइस ब्रेकर से। अब देखो ये क्वेश्चंस अगर आपको नहीं बन रहे हैं, इसकी मीनिंग नहीं पता है, मतलब ये नहीं पढ़ा टॉपिक, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? जो नेगेटिव वर्ड है उसको हटा देना, कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन,
नॉन सिक्यूटर, रिपीटेटिव फ्रेज, ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं, इसको एलिमिनेट करोगे बचेगा क्या? पॉजिटिव। आइस ब्रेकर इज द राइट आंसर। ठीक है जी, देखो इसका एक्सप्लेनेशन। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या होते हैं? कंफ्यूजिंग होते हैं, मल्टी पार्ट क्वेश्चन दैट मे ओवरवेलम द ऑडियंस एट द स्टार्ट। क्या आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करें, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट वुड यू डू इफ योर कंपनी लॉस्ट 40% रेवेन्यू, योर टीम क्विट एंड यू हैड टू रिबिल्ड फास्ट। मतलब मैं हिंदी में बताती हूँ कि जैसे आपकी कंपनी जो है वो उसने 40% 40% अपना रेवेन्यू लॉस्ट हो गया उसका, अब तुम्हारी टीम क्या करेगी ये बताओ, अगर उसको जल्दी रिकवर करना है। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन पूछ लिया। नॉन सिक्यूटर, अ रैंडम या इलॉजिकल स्टेटमेंट, जो जो फ्लो को ना ब्रेक करता है और लिसनर को कंफ्यूज करता है। ऐसा एक इलॉजिकल स्टेटमेंट पास कर देना, फॉर एग्जांपल टुडेज टॉपिक इज लीडरशिप, बाय द वे आई वंस सॉ अ पेंगुइन राइडिंग अ ट्राईसाइकिल। बताओ, हंसी आई आप लोग को? आज का टॉपिक है भाई लीडरशिप, फिर एक कोई बीच में बोलता है कि पेंगुइन राइड कर रही थी ट्राईसाइकिल, कोई लॉजिक बनता है क्या? तो ये क्या है? नॉन सिक्यूटर, मतलब कि इलॉजिकल स्टेटमेंट जो कम्युनिकेशन के फ्लो को ब्रेक कर रहा है। रिपीटेटिव फ्रेज क्या होता है? अननेसेसरीली रिपीट कर रहे हो किसी भी आइडियाज को, मेकिंग द ओपनिंग डल एंड अनएंगेजिंग, मतलब जो आप बोलना चाह रहे हो वो उसको डल बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, वी आर हियर टुडे एंड टुडे वी आर हियर एंड इट इज गुड दैट वी आर हियर, वी ऑल आर हियर टुडे। मतलब 3 बार तो इसने रिपीट कर दिया, तो ये रिपीटेटिव फ्रेज भी क्या अच्छी बात नहीं है कम्युनिकेशन के लिए। आइस ब्रेकर, जब आप स्टार्टिंग करते हो, ठीक है, आइस ब्रेक करना मतलब एक फ्रेंडली लाइट ओपनिंग करना दैट बिल्ड्स रेपॉर्ट, रेपॉर्ट मतलब रिलेशन, एंड कैप्चर्स अटेंशन। ठीक है कि मतलब एक अच्छी पोयम के साथ, अच्छा एक मोटिवेशन कोट के साथ या एक लिंक के साथ जो आप करवा रहे हो कि स्टूडेंट्स लिंक कर सकें। फ्रेंडली लाइट नोट में, दोस्तों जहाँ आप हो वहाँ एक बार मैं भी था, ठीक है, ऐसे पढ़ाना या ऐसे आइस ब्रेक करना, उसको आइस ब्रेकर कहते हैं। जब आप किसी भी चीज कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं तो आइस ब्रेक होता है ना। आइस ब्रेक का मतलब यही है कि फ्रेंडली नोट से ओपनिंग करना, ठीक है। बिफोर वी बिगिन, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर स्ट्रगल्ड टू स्पीक इन पब्लिक। कितने लोग को पब्लिक में बोलने से डर लगता है, ऐसे बोलना, ठीक है। तो आपकी जगह मैं भी था एक दिन, जहाँ मुझे सब लोग के सामने बोलने में शर्म आती थी, मतलब थोड़ा सा डर लगता था। तो ये आइस ब्रेकर हेल्प करता है किसी भी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने में। ठीक है जी, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 8। इन अ क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी इनहेंस्ड बाय। क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन, जो मैसेज रिसीव हो रहा है वो कैसे इनहेंस होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? एस्टेब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट, exposing the ignorance of student, increasing the information load using high decibel audio tool। अब इसमें से भी नेगेटिव हटा दो कि आप जो बच्चे लोग हैं उन वो इग्नोर कर रहे हैं तो उसको आप एक्सपोज कर रहे हो सबके सामने, तो ये नेगेटिव है। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन लोड हुई है वो ज़्यादा ही बढ़ गई, ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन दे दिया आपने, ये भी नेगेटिव है। यूजिंग हाई डेसिबल ऑडियो, बहुत तेज बोल रहे हो, तो ये भी नेगेटिव है। तो फर्स्ट पॉइंट विल बी द राइट, इस्टेब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट इज द राइट आंसर। इस्टेब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट का मतलब क्या हुआ? टीचर जब प्रेजेंट करती है आइडिया अपने, है ना, तो वो क्लियर होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए, जिससे बच्चे उसको आसानी से समझ पाएँ और मैसेज जो टीचर पहुंचाना चाह रही है वो भी उसको अच्छे से समझ लें। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट। बाकी ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 1 बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रीसपोजेस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सबसे पहले क्या चाहिए होता है? पहला नॉन अलाइनमेंट, दूसरा डोमिनेशन, तीसरा पैसिविटी और चौथा अंडरस्टैंडिंग। मोस्ट इजी क्वेश्चन। तो ये नेगेटिव हो गया, नॉन अलाइनमेंट, डोमिनेशन, पैसिविटी, यहीं से अपना ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 4। अब नॉन अलाइनमेंट क्या होता है? जो पॉलिटिक्स में होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो ये तो प्री सपोजेस है ही नहीं, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। डोमिनेशन की किसी को आप
डर है भाई, ये डोमिनेट कर रहा है मेरे ऊपर। पैसिविटी मतलब एक्टिव होना चाहिए ना कि पैसिव। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि सामने वाला समझे आप जो बोल रहे हो। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है इधर पे। नॉन अलाइनमेंट इरेलीवेंट है कम्युनिकेशन में और ये पॉलिटिक्स में यूज होता है। डोमिनेशन, कम्युनिकेशन शुड बी इंटरैक्टिव नॉट वन साइडेड या डोमिनेट, एक साइड नहीं होना चाहिए, डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए, इंटरैक्टिव होना चाहिए। पैसिविटी, पैसिव लर्नर प्रॉब्लम करेंगे और ना ही फीडबैक मिल पाएगा, ना ही क्लैरिटी होगी कि वो बच्चे लोगों को कुछ समझ में आया या नहीं आया। अंडरस्टैंडिंग, ट्रू कम्युनिकेशन अकर्स ओनली व्हेन बोथ पार्टी अंडरस्टैंड ईच अदर्स साइड्स आइडियाज एंड मीनिंग। एक दूसरे को अगर आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, उनकी भाषाएं समझ रहे हैं, वो क्या बोलना चाह रहे हैं वो समझ रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा। राइट आंसर 4 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। When verbal and non-verbal messages are contradictory, it is said that most people believe in। अगर वर्बल मतलब जो आप बोल रहे हो, स्पीक कर रहे हो, और नॉन वर्बल जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, ये कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो आप किसकी बात समझोगे? ऑप्शन 1 इनडिटर्मिनेट मैसेज है, वर्बल मैसेज, नॉन वर्बल मैसेज कि एग्रेसिव मैसेज। टाइप द आंसर। द राइट आंसर इज नॉन वर्बल मैसेज। ठीक है, फॉर सपोज करो इसका एग्जांपल है कि तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, ऐसे गोल गोल घूम रहे हो, ठीक है, अभी करके भी देख लो, ठीक है, और फिर बोलो नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं मैं अच्छी हूँ, नहीं मैं ऐसा हूँ वैसे हूँ, ठीक है, तो किसकी ज्यादा पे बात पे विश्वास रहेगी? जो आप ऐसे गोल गोल घूम रहे हो उस पर विश्वास रहेगी? या एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड कि एक ड्रंकर है ना, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, वो कहता मैंने नहीं पी है, ठीक है, और फिर वो गाना चलता है मुझे पिला दी गई है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? वो फिर अपन उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाएंगे, हाँ भाई तुमने नहीं पिया, हम समझ गए। समझ रहे हो? When verbal spoken words, non-verbal body language, tone, facial expression, messages contradict each other, people tend to trust non-verbal cues। ज्यादा से ज्यादा हम नॉन वर्बल पे ही ट्रस्ट करेंगे। दिस हैपन बिकॉज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफन रिफ्लेक्ट ट्रू फीलिंग्स। ठीक है, नॉन वर्बल ट्रू फीलिंग्स बताता है और जो वर्बल है वो कंट्रोल और मैनिपुलेट किया जाता है कॉन्शियसली। ठीक है, उसको हम कंट्रोल या मैनिपुलेट कर सकते हैं। बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। इनडिटर्मिनेट मैसेज क्या होता है? नॉट अ रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट इन कम्युनिकेशन थ्योरी। ठीक है, रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये नहीं आएगा। वर्बल मैसेज, पीपल में से मतलब से वन थिंग बट शो अनदर थ्रू बॉडी लैंग्वेज, वर्बल इज लेस ट्रस्टेड। बोला कुछ और जा रहा है, करा कुछ और जा रहा है, तो ये वर्बल हो गया। नॉन वर्बल बता ही दिया है। एग्रेसिव क्या हो जाएगा? रिफर्स टू अ टोन या स्टाइल, नॉट टू मैसेज क्रेडिबिलिटी। एग्रेसिव मैसेज है कि आपका टोन कैसा, चिल्ला रहे हो क्या? ये नहीं चिल्ला रहे, प्यार से बात कर रहे हैं। ठीक है जी, ऑप्शन क्या होता है? 3 करेक्ट। चलो नेक्स्ट 11th। The typical features of an information rich classroom lecture is in the nature of being। जो एक टिपिकल फीचर है ना इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम का, वो क्या होना चाहिए? सेडेंटरी होना चाहिए, स्टैगर्ड होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए कि सेक्टोरल होना चाहिए? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, थर्ड, फैक्टोरल। क्यों? देखो रीजन कि जो इंफॉर्मेशन मतलब आपकी जो टीचिंग है ना, यहाँ देखो, इन इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम लेक्चर फोकस ऑन डिलीवरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट, डेटा, नॉलेज। जैसे कि आप पढ़ाते हैं, ठीक है, टीचर्स या पढ़ाते हैं, वो फैक्ट्स, नंबर्स, डेटा है ना, उसको समझाते हैं, ऐसा समझाते हैं नेमोनिक्स के थ्रू, अपनी टीचिंग मेथड्स के थ्रू, जिससे वो याद हो जाए। ठीक है, उसमें कंटेंट रहता है, नॉलेज होता है, तो वो इंफॉर्मेशन रिच। और ये इसमें पूछा ही क्या है? इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम, जो किससे रिलेट करेगी? सीधा सीधा फैक्टोरियल से रिलेट करेगी। समझ में आया? तो इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम लेक्चर फोकस ऑन डिलीवरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट, डेटा, नॉलेज within a specific subject area. Such lectures are characterized by use of facts, figures, statistics, concept clarity supported by evidence। एविडेंस की जरूरत होगी। आप सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हो, जैसे अभी मैंने वो ड्रंकर का एग्जांपल लिया और फिर उससे रिलेट कर रहे हो, ठीक है,
कि मैंने उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताया था नॉन वर्बल और वर्बल का कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये क्या कर रहा है, एविडेंस दे रहे हो ना आप नॉन वर्बल का एग्जाम्पल देने के लिए। वैसे ही लास्ट क्या बोला है, ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट ओरिएंटेड डिलीवरी होती है। ठीक है जी। सेडेंट्री, स्टैगर्ड, फैक्चुअल, सेक्टोरल। सेडेंट्री का मतलब क्या होता है, मीन्स इनएक्टिव, क्या आप इनएक्टिव हो और बैठे हो ऐसे। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, हमको फैक्ट्स के बारे में पूछा है। स्टैगर्ड मीन्स अनइवन और इरेगुलर, कि आप अनइवन हो और इरेगुलर, याद रखना थोड़ी थोड़ी मीनिंग। ठीक है। सेक्टोरल का मतलब किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर और एरिया को रेफर कर रहे हो। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं बनता ना, ये इसी देखो इस क्वेश्चन के एग्जांपल से पहले मैं क्या करवा रही हूँ, एलिमिनेट करना अपन को ऑप्शन को। ठीक है, इस क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है, ये कीवर्ड है। अब हमें आंसर में क्या कीवर्ड चूज करना है, ये कीवर्ड चूज करना है जो इसको मैच खा रही है। अगर हमें ये सेडेंट्री स्टैगर्ड का मतलब भी नहीं पता तो हम पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, उससे हम रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, ये एक अप्रोच है जो आपको समझनी पड़ेगी कि क्वेश्चन के कीवर्ड क्या है, उसको आंसर के कीवर्ड से मैच करना है आपको। समझ में आ रहा है? और ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आएगा। आप ऐसे ही बने रहे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है जी। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्रिवन बाय पैसिव एग्रेशन, encoders personality characteristics, external clues, encoder decoder contract। तो जो एक्सप्रेसिव, पहले मीनिंग समझो, क्वेश्चन क्या पूछा, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्रिवन बाय, कि आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो किसी भी चीज के लिए, बोल दे रहे हो, लिख दे रहे हो, या अपने फेशियल एक्सप्रेशन के साथ बता रहे हो। बहुत जब टीचर बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं तो वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आया? अब यहाँ से नेगेटिव टर्म हटाना, पैसिव एग्रेशन, दोनों ही नेगेटिव टर्म है तो ये नहीं आएगा। फिर इनकोडर्स पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल क्लूज, तो ये भी नेगेटिव टर्म है। इनकोडर डिकोडर का कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी नहीं आएगा। इनकोडर मतलब कि हाँ हो गया टीचर, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड है कि वो कितना ज्यादा एक्सप्रेसिव है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को। ऑप्शन 2 करेक्ट होता है। तो ये जो पैसिव एग्रेशन है ये नेगेटिव कम्युनिकेशन स्टाइल है। ठीक है जी। इनकोडर पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स बता दिया कि सेंडर जो कि टीचर है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उस हिसाब से वो अपना इमोशन, माइंडसेट और उस हिसाब से वो एक्सप्रेसिव होगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नल क्लूज। दिस में ये इन्फ्लुएंस कर सकता है कम्युनिकेशन को, लेकिन ये एक्सप्रेसिव की बात नहीं कर रहा है। इनकोडर डिकोडर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो ये एक्सप्रेसिव की बात नहीं कर रहा है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन में ये रहा। पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू कोर्जन, सबमिशन, कॉन्फ्रंटेशन की परसुएशन। बहुत ही आसान है इसका आंसर। ऑप्शन इज 4। कोर्जन तो लीगल एस्पेक्ट में पूछा जाता है, पेपर 2। ठीक है। सबमिशन और कन्फ्रंटेशन अपन देख लेते हैं। पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ पे रिस्पेक्ट, क्लैरिटी, इंकरेजमेंट हो, एम्पैथी हो बिटवीन टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। ठीक है। और गोल क्या हो कि हम इंस्पायर, मोटिवेट और इन्फ्लुएंस कर सके स्टूडेंट को कंस्ट्रक्टिव वे में, तो उसको बोलेंगे परसुएशन, कि आप परसुएट कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो। इन्फ्लुएंस इज द राइट वर्ड इन अ पॉजिटिव वे, है ना, कि उससे अगर आप तेजी से परसुएट ना करें, अच्छे से इन्फ्लुएंस ना करें, तो सामने वाले पे तो कुछ असर ही नहीं होने वाला। होगा क्या, दबंगी से ना बोले तो असर ही नहीं होगा। तो आंसर ऑप्शन 4 होगा। ठीक है जी। कोर्जन क्या होता है, फोर्सिंग समवन टू एक्ट थ्रू अ प्रेशर या थ्रेट। अब तुम्हारे बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया, उससे कहा है कि, और पेरेंट्स से कहा है कि एक खोखा लेके आओ, अब तुम डर के मारे तो दोगे ना उसको, तो ये क्या होता है, कोर्जन। ठीक है। ये अपोजिट है पॉजिटिव कम्युनिकेशन का। सबमिशन इंप्लाइज सरेंडर और ओबीडियंस विदाउट अंडरस्टैंडिंग, कि भाई सरेंडर कर देना बगैर सोचे समझे, सबमिट कर देना। सबमिशन से याद रखना, सबमिट कर दिया, मतलब जैसे अंधविश्वास लोग बगैर सोचे समझे बाबाजी बाबाजी करते रहते हैं। ठीक है।
तो ये तो भाई गलत बात है। नेक्स्ट क्या है, कन्फ्रंटेशन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। कन्फ्रंट मतलब, कन्फ्रंट से याद रखना है कॉन्फ्लिक्ट करना, दो भाइयों में, दो बहनों में, ठीक है, दो दोस्तों में लड़ाई हो गई, तो ये पॉजिटिव इंटरेक्शन बनाएगा क्या? नहीं। परसुएड करना मतलब कि इंकरेज करना कि भाई हाँ आप कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस करना, यस यू कैन डू इट। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14। Classroom communication is the basis of social identity, external inanities, bias, passivity, group aggression. अब अपन इसमें से एलिमिनेट करते हैं। एक्सटर्नल इनएनिटीज नहीं आएगा, पैसिविटी नहीं आएगा, ग्रुप एग्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि सारे के सारे नेगेटिव हैं। पूछा क्या है? क्लासरूम कम्युनिकेशन किस चीज पे बेस है? सोशल आइडेंटिटी। एक सोशल ग्रुप बना है ना, उस पे देख लेते हैं इसको। हेल्प स्टूडेंट्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। क्लासरूम अगर इंटरेक्शन प्रॉपरली होगा तो स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो एक दूसरे से कोऑपरेट कर सकते हैं। शेयर्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की मैं तुम पे बिलोंग करता हूँ, ये ठीक है। तो एक सोशल आइडेंटिटी, एक सोशल ग्रुप बना ले रहे हैं, ठीक है। जैसे अपना ग्रुप है तो वहां पे सब अपना शेयर करते हैं। एक्सटर्नल इनएनिटीज मीन्स मीनिंगलेस एक्सटर्नल फैक्टर। इनएनिटीज, वो एंटी सुना, एंटी, तो इनएनिटीज मतलब एंटी पीपल। एक्सटर्नल मैटर जो कि मीनिंगलेस है, वो तो आएगा ही नहीं भाई। बायस पैसिविटी इंडिकेट्स लैक ऑफ एंगेजमेंट एंड पार्शियलिटी, नेगेटिव कम्युनिकेशन आउटकम, ठीक है। लैक ऑफ एंगेजमेंट, बच्चे टीचर सामने से बोल रहे हैं, बच्चे पीछे सो रहे हैं, बच्चे पीछे लंच उठा के खा रहे हैं, तो ये क्या है भाई? एंगेजमेंट नहीं है, पार्शियल है, जब चाहोगे तब तुमको सुनना है, फिर नहीं सुनना है। ग्रुप एग्रेशन सजेस्ट कॉन्फ्लिक्ट और हॉस्टिलिटी, ठीक है। ग्रुप अग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट हो गया भाई, ग्रुप में लड़ाई हो गई, सब बाल नोच के वो नोच रहे हैं एक दूसरे के, इतनी जोरदार लड़ाई हुई है। तो ये एजुकेशन के अपोजिट है, एजुकेशनल कम्युनिकेशन के। तो राइट आंसर अपना बन गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Imagine you are working in an educational institution where people are of equal status. बस हमको क्वेश्चन का पता चल गया, यहाँ से एक कीवर्ड उठाना अपन को। Which method of communication is best suited and normally employed in such context? तो ये स्टार टॉपिक है, आता ही आता है, चाहे जुलाई 2012 ले लो या 2025 ले लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब टॉपिक। तो इक्वल स्टेटस की बात कर रही है, तो वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा, कॉर्पोरेट होगा कि क्रॉस होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर 1, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एक हायरार्की होती है, आप सबको पता है, टॉप, मिडिल और बॉटम, जहाँ पे अगर ये साथ में बात कर रहे हैं, एक ही डिपार्टमेंट के हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। अगर टॉप और बॉटम, ठीक है, सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्टिकल। वर्टिकल दो टाइप की होती है, टॉप डाउन, बॉटम अप, है ना, ऊपर से नीचे भी जाता है, नीचे से ऊपर भी जाता है। कॉर्पोरेट मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को लिंक करना। क्रॉस कम्युनिकेशन, अब जैसे ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है कॉमर्स का, ठीक है, ये डिपार्टमेंट है साइंस का। अब साइंस ये सुपरवाइजर लेवल है और ये टीचर लेवल है, ये सुपरवाइजर लेवल है। तो यहाँ की जो सुपरवाइजर है इससे बात कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस कम्युनिकेशन। मैंने चारों ऑप्शन आपको इधर पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है जी। तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है? अकर्स बिटवीन इंडिविजुअल डिपार्टमेंट सेम हायरार्की लेवल, ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क, आइडिया शेयर होते हैं। वर्टिकल क्या होता है? अपवर्ड या डाउनवर्ड, जो मैंने बताया, सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट से बात कर सकता है, ठीक है, ये सेम लेवल का नहीं है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ब्रॉड टर्म है जो कवर करते हैं सारे कम्युनिकेशन विद इन और आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। क्रॉस कम्युनिकेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट और हायरार्की लेवल में बातचीत होना, ये भी सेम लेवल में नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 16। आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट
अ टीचर हैज टू टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ वाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट इन अ क्लासरूम। ऐसा कौन सा एलिमेंट है टीचर मतलब एड्रेस करती है और उसको इम्पोर्टेंस देती है क्लासरूम में? अवॉइडेंस, प्रॉक्सिमिटी, वॉइस मॉड्यूलेशन, रिपीटेटिव पॉज, फिक्स्ड पोस्चर। अब ये इसको भी एलिमिनेट करेंगे। क्या है नेगेटिव वर्ड? अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, रिपीटेटिव पॉज, फिक्स्ड पोस्चर। तो राइट आंसर अपना यहीं से आ गया, वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है? टोन को, अपनी पिच को, क्या बोल रहे हो उससे मतलब नहीं है, कैसे बोल रहे हो उससे मतलब है। समझ में आया? अवॉइड करना प्रॉक्सिमिटी। अब बाकी के अपन देख लेते हैं। अवॉइड करना प्रॉक्सिमिटी जैसे कि ये बंदा और ये बंदी, अगर इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो इंटरेक्शन होगा क्या? नहीं। रिलेशन बिल्ट होगा क्या? नहीं। आप अपनी मम्मी से बात नहीं कर रहे हो, उनसे गुस्सा हो गया, अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे हो, तो आपके बीच में दरार आएगी। दूरी से दरार आएगी कि दूरी से पास होगी? दूरी से दरार आएगी, है ना? तो ये अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? क्लोजनेस। तो ये तो नहीं आएगा भाई। वॉइस मॉड्यूलेशन का क्या मतलब है? कीप द लेक्चर लाइवली, एंगेजिंग एंड इफेक्टिव फॉर कॉम्प्रीहेंशन। उसको जिंदा रखना है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बोलना है। क्या बोल रहे से मतलब नहीं, कैसे बोल रहे से मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये तो आंसर ही अपना। रिपीटेटिव पॉज मतलब फ्लो में बहुत ज्यादा ब्रेक लाना, डिस्ट्रैक्ट, जहाँ पे स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये मैंने इसके पहले ही आपको आया था रिपीटेटिव पॉज, बहुत ज्यादा पॉज लेके बात करना। फिर रुक गए, फिर रुक गए, है ना? तो ये तो नहीं आएगा। फिक्स्ड पोस्चर, एक ही पोस्चर में खड़े हो बिल्कुल स्टैचू बन के, और फिर डल फेस है, लेस एक्सप्रेसिव है, तो बच्चे भग जाएंगे, सो जाएंगे, लेकिन क्लास में नहीं आएंगे। समझ में आया? तो ये नहीं आएगा। आई होप सभी को क्लियर है। देखो यहाँ पे वॉइस मॉड्यूलेशन से क्या मतलब है? टोन, पिच, प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग स्टूडेंट का अटेंशन। ठीक है, अब बच्चे सो रहे हैं, पीछे बैठा तो एक चौक से मार के फेंकते हैं, एक वैसे भी अटेंशन ग्रैब करते हैं। इम्फेसाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवॉइड मोनोटोनी। ठीक है, एक जैसे नहीं बोलना है, अलग अलग पिच में बोलना है, रुक रुक देखना है, इंटरेक्शन करना है। अब ऐसा नहीं कि बोलते जाओ, नहीं, बीच में बच्चों लोगों से पूछना है, मोनोटोनी नहीं होना चाहिए। कन्वे इंथुजियाज्म और इमोशन, एक इंथुजियाज्म और इमोशन के साथ होना चाहिए। इंप्रूव क्लैरिटी और एंगेजमेंट बनी रहनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन में ये रहा। व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन? बैरियर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो, मॉरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल, कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन, डायलॉग, समरी, सेल्फ रिव्यू, यूज ऑफ सिंपल वर्ड्स, कूल रिएक्शन, डिफेंसिव एटीट्यूड, पर्सनल स्टेटमेंट, आई कॉन्टेक्ट, सिंपल नरेशन। पहले अपन को यहाँ पे जैसे ये वाला, इसमें एक एक वर्ड दिया था। ठीक है, अपन को एक एक वर्ड को एलिमिनेट करना था, नेगेटिव वर्ड को। यहाँ पे 3-3 वर्ड हैं, अब इसमें से अपन को नेगेटिव वर्ड को एलिमिनेट करना है। समझ में आया? अप्रोच करना है, कैसे करना है सॉल्व। अब मॉरलाइज, बीइंग जजमेंटल, तो जजमेंटल क्या हो गया? नेगेटिव वर्ड। डायलॉग, समरी, सेल्फ रिव्यू तो ठीक है। सिंपल वर्ड, कूल रिएक्शन, डिफेंसिव एटीट्यूड भी तो ठीक है। पर्सनल स्टेटमेंट, आई कॉन्टेक्ट, सिंपल, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। डायलॉग हो गया, समरी हो गया, सेल्फ रिव्यू, सिंपल वर्ड में कूल रिएक्शन, पर्सनल स्टेटमेंट, आई कॉन्टेक्ट, और ये कमेंट ऑफ कंसोलेशन। ठीक है, ये भी नेगेटिव है। 2 नेगेटिव, आंसर अपना 1 हो जाता है। आपको अच्छे से मीनिंग भी नहीं पता है ना, तो इसलिए कहते हैं पेपर को देखना चाहिए। अब इसमें अपन मीनिंग देख लेंगे सबकी सिंगल सिंगल। मॉरलाइजिंग मतलब एडवाइजिंग करना, प्रीचिंग। ठीक है, बीइंग जजमेंटल मतलब क्रिटिसाइज, कमेंट ऑफ कंसोलेशन, सिंपैथी। तो ये क्या है? बैरियर्स हैं। क्रिटिसाइज कर रहे हो आप किसी को, ठीक है, प्रीचिंग कर रहे हो, प्रीचिंग मतलब अलग से, तो ये बन जाएगा अपना बैरियर। बाकी नहीं है बैरियर। डायलॉग मतलब कि कॉन्वर्सेशन करना, ये डायलॉग। समरी शॉर्ट में रहती है। सेल्फ रिव्यू मतलब रिफ्लेक्शन। यूज ऑफ सिंपल वर्ड मतलब क्लैरिटी। कूल रिएक्शन, कामनेस। डिफेंस एटीट्यूड, जस्टिफिकेशन।
पर्सनल स्टेटमेंट मतलब कि एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट मतलब कि आप गेज करो, किसी को नज़र से देख, आई कॉन्टेक्ट कर रहे हो, वो तो अच्छी बात है, गेज नहीं होगा इसमें, ठीक है। सिंपल नरेशन मतलब कि स्टोरी टेलिंग। बाकी सारे पॉजिटिव हैं, इसमें ज़्यादा नेगेटिव है, तो आंसर अपना फर्स्ट होगा, ठीक है। ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन में ये रहा। द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच फैक्टर्स, ठीक है। किस किस चीज से कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस होगा? प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी, लोनलीनेस, ये भी सेम है, इसमें तीन तीन दिया है, इसको एलिमिनेट करना है। यूटिलिटी, सीक्रेसी, डिसोनेंस, तो डिसोनेंस यहीं से नेगेटिव हो जाता है वर्ड, सीक्रेसी भी, डिसोनेंस, डिसेप्शन, डिसिमिलैरिटी, डिसोनेंस, डेविएंस, तो ये नेगेटिव वर्ड है। पॉजिटिव वर्ड क्या है भाई? प्रॉक्सिमिटी तो पहला है, होना ही चाहिए, यूटिलिटी, लोनलीनेस, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट होता है। देखो इसकी एक एक की मीनिंग, एक एक को ही गूगल करना अपन को। तो प्रॉक्सिमिटी मतलब क्लोजनेस, यूटिलिटी यूजफुलनेस, लोनलीनेस में मतलब कि आइसोलेशन, तो ये ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। बाकी का क्या है? सीक्रेसी मतलब आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट, सब जगह कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, तो नहीं आएगा। डिसेप्शन, डिसऑनेस्टी, डिसिमिलैरिटी, डिफरेंस, डेविएंस, नॉन कन्फॉर्मिटी, तो आप अप्रोच समझ रहे हो कि किसको सही करना है, किसको गलत करना है। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन में ये रहा। एज अ टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम, ठीक है। इफेक्टिव प्रेजेंस बताना है। यूज ऑफ पीयर कमांड, मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट, एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर, बीइंग अथॉरिटेटिव। अब इसमें से भी एलिमिनेट करना है, ऐसी फटफट हो जाएंगे क्वेश्चन। बीइंग अथॉरिटेटिव, अपनी अथॉरिटी बताना है या डोमिनेट करना, सेम पॉइंट हो गया, तो ये नेगेटिव। बीइंग एग्रेसिव, मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट देना, ये भी नेगेटिव। यूज ऑफ पीयर कमांड, दूसरे के कमांड को यूज करना, तो ये नेगेटिव। ऑप्शन 3 सही होता है अपना। एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर से क्या होगा? इफेक्टिव प्रेजेंस पता चलेगा कि टीचर प्रेजेंस है क्लासरूम में, है ना। तो राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। पीयर कमांड एक इज नॉट अप्रोप्रिएट है, मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट, क्रिएट हॉस्टिलिटी, रिड्यूस स्टूडेंट्स एंगेजमेंट, और अथॉरिटी से कैन कॉज फियर रेदर देन जनरल प्रेजेंट, तो राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, दिस वन विल बी द होमवर्क क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन पढ़ो, बहुत आसान है, और इसका आंसर आप कमेंट में देना ना भूलिएगा, ठीक है। और अपना स्कोर बताओ कितना हुआ है, 20 में से आपको कितने नंबर मिल रहे हैं अभी के अभी बताओ, 19 में से बताओ कितने नंबर मिल रहे हैं कमेंट में। और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा लग रहा है कि आपको याद रखना है, वो भी कमेंट में लिखना, ठीक है। कैसा लगा मेरा वीडियो? लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट्स में बताना एक तो अपना स्कोर कितना हुआ है, और दूसरा जो भी इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है कीवर्ड्स, वो आप ज़रूर से कमेंट में लिखना, ठीक है। जो रेगुलर कमेंट्स में लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि वो रेगुलर है और उसका JRF होना या असिस्टेंट प्रोफेसर होना निश्चित है, ठीक है। सेट क्लियर होना निश्चित है, क्योंकि वो रेगुलर देख रहा है, ठीक है। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी।